नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैथ प्लस रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि 39,204 का वर्गमूल क्या है। देखिए, आपको इसका वर्गमूल याद करना है कि वर्गमूल बताना है। इस तरह क्वेश्चन रेलवे में तो आपको आना ही आना है और यूपी पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। हमारे पास संख्या दी गई है 39,204, इनकी 39,204। देखिए, जब भी आपको इस तरह से वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो आप सबसे पहले लास्ट में 2 का जोड़ा बनाइए, लास्ट में 2 का जोड़ा बनाइए और फिर जितनी संख्या बचे उनका जोड़ा दी। यहाँ 3 संख्या बची, ये 3 का जोड़ा हो गया और ये 2 का जोड़ा हो गया। तो आप ये देखिए, ये 4 है वो किसके स्क्वायर में आता है? 4 एक 2 के स्क्वायर में आता है और ये 4 आता है एक 8 के स्क्वायर में। तो आप देखिए, अगर किसी भी स्क्वायर का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, जो इसका जो वर्गमूल निकाला जाएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। तो देखिए, यहाँ 196 यानी कि बी ऑप्शन आपका कट जाएगा और देखिए सी ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ 4 है यानी कि आपके पास ऑप्शन बचे डी और ए। अब देखिए, यहाँ 392 है, ये 392 का जोड़ा है। तो देखिए 392, अगर हम ऑप्शन नंबर डी को लें तो यहाँ 20 आ रहा है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, लेकिन ये 20 से कम है। ये 20 से 392 20 से कम है यानी कि 20 के स्क्वायर से कम है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कम वाला लेंगे क्योंकि हमें 20 वाला लेना ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 392 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इससे कम में आना है। तो इससे कम में क्या कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए दिया गया है 19, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 198 होगा। देखिए, हमने कुछ भी नहीं करा इस क्वेश्चन में, हमने कुछ भी नहीं करा, बस अपना दिमाग का यूज करा और ट्रिक का यूज करा, हमारा क्वेश्चन आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपसे कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले करना ये गिनना है कितनी बार दिया हुआ है। 1 2 3 4, यानी कि 777 4 बार है। तो इसमें 4 से गुणा कर दिए, 777 इंटू 4 बार दिया है, 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, हासिल के 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। अब देखिए, हमारे पास बचा 1/5, 2/5 और 3/5 और 4/5। और देखिए, सबका हर जो है सेम है, सबका हर सेम है, तो हमें इसे जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, ये होगा 10/5। और 5 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में 2। जो हमारा 31 जीरो आटा है, इसमें प्लस 2 और कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो हम जब 2 करेंगे, 10 10 का 0, हासिल का 1, यानी कि ये हमारा आएगा 31 और 0 3110, यानी कि 3110 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति की आय और उसका और व्यय का अनुपात, यानी कि आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यक्ति की जो आय का अनुपात कितना है? 9 है। और जो व्यय कहते हैं खर्च को, तो खर्च का अनुपात कितना है? 5 है।
अब मान लिया किसी आदमी ने 9 रुपये कमाए और 5 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 4। बचत हो गई उसकी 4, बचत हो गई उसकी, बचत हो गई 4 की। आय कितनी है? 9। लेकिन यहाँ कह रहा है आय कितनी है? 27,000। आय 9 है, 9 नहीं है, 27,000 है, 27,000 है। ये इसकी कितनी गुना जा रहा है? 9 3 27, इसकी है 3,000 गुना। तो उसकी बचत कितनी थी? 4। बचत कितनी हुई? 4 की। तो 4 को हम 3,000 से गुणा कर देंगे। इस 4 को हम 3,000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,000। 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने माना सोफे का मूल्य हमारा 100 रुपये है। अगर हम इसे सोफे को 60% में बेचें तो हमें कितनी हानि हो रही है? 20% की। और 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है। 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है। देखिए अगर हम 100 का 60% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 60%। यानी कि 100 माना हमने, तो 60 का 60%, 60 रुपये हो गया। एक बार उससे 20%, 60% में बेचें तो उसे 20% की हानि होगी। अगर 60% में बेचना है तो उसे 20% की हानि होगी। यानी कि 60 का इंटू 100, और हानि कितनी की हो रही है? 20% की। तो 100 में से 20 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 80%। तो देखिए 0 से आप 0 काट दीजिए। 4 से ये गया 2 बार, 4 से ये गया 25 बार, और 2 से ये गया 3 बार, और 25 3 ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75। ये आ गया हमारे पास 75। तो आपसे कह रहा है देखिए सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो? विक्रय मूल्य कितना हमारा आया? विक्रय मूल्य आ गया 75, और चीज़ कितनी थी हमारी? विक्रय मूल्य कितना हमारा? 100 हो गया, और जो हमारी चीज़ कितनी की थी? 75 रुपये की। तो हमें कितने का लाभ हुआ? 25 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि हमारी वस्तु पड़ी हमारी 75 की और हमने बेचा कितने में? 100 में। तो हमें लाभ कितना हुआ? 25 का। तो कितने पर? 75 पर, और इंटू और 100 कर देंगे इसमें हम। तो जैसे काटा पीटी करें तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये और आप काटें तो 25 एकम 25, और 25 3 75, और 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33 सही 1/3% आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करें, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार और एच, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2 आधार, त्रिभुज आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, इंटू 12 सेंटीमीटर, और हमें एच निकालना है, और वर्ग कितना? वर्ग का क्षेत्रफल कितना? वर्ग की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इनकी 12 इंटू 12। तो देखिए 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, और ये 2 12 जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा एच बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? त्रिभुज की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं।
संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपसे कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन संख्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। देखिए आपको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है और इसमें 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी कि आप इन दोनों को नहीं लेंगे, आप इन दोनों को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ एक है, एक यहाँ है, और कोई अक्षर डबल नहीं हो रहा है, तो हम इन्हें लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे, देखिए इनमें कैसा होता है, इनमें चलता है क्रम, इस तरह से क्रम चलता है, ये इस तरह से क्रम चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक, ये एक लिख लिया, फिर ये 2 और फिर ये 4 लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ, फिर एक के सामने 1 लिखेंगे, और फिर 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे, और फिर ये लास्ट में 6 आ रहा है, 6 लिख लेंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत होगा 3, 2 के विपरीत आ गया 3, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ 1 के विपरीत 1 है, तो इसमें कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है 5, इसमें 5 नहीं दिख रहा है, और आपसे पूछता है 1 के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो 1 के विपरीत होता है 5, क्योंकि देखिए 2 के विपरीत 3 आ गया और 4 के विपरीत 6 हो गया, और अगर इसी को हम पढ़ लें तो 6 के विपरीत 4 हो गया, और 3 के विपरीत 2 हो गया, और 5 के विपरीत 1 हो गया। तो हमारा राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से दिखा है 4 अनुपात 8 अनुपात 35 अनुपात 51 अनुपात 176 अनुपात, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिए जाएँ तो सबसे पहले क्या करिए, आप इनका गैप निकालिए। अगर इनका गैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका गैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27, अगर आप इसका गैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, और आप इसका गैप निकालेंगे तो हो जाएगा ये 125। तो आप ध्यान से देखो, आपको देखिए ये होता है 2 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का क्यूब, और ये होता है 4 का स्क्वायर, और ये होता है 5 का क्यूब। तो देखिए क्रम कौन चल रहा है, क्रम चल रहा है पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। अब क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 36, और 36 प्लस 1 में 176 में जोड़ देंगे, ये 36 हम 176 में जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा, अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 212, यानी कि 212 हमारा बनेगा टोटल। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 212। 212 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 212। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह क्वेश्चन तो एग्जाम में भर भर के पूछे जाने लगे हैं आजकल, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रेलवे में ही आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। आपसे कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या होता है, हमारा उत्तर होता है ऊपर की तरफ। तो देखिए व्यक्ति कितने हैं, 7। तो आपसे क्वेश्चन शुरू से आप क्वेश्चन करते रहिए। आपसे कह रहा है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी आपका ए हो गया, एक मिनट, ए हो गया 1 2 और 3, यहाँ आपका आ गया जी। आपसे कह रहा है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब आपसे कह रहा है ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये ए हो गया, ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 2 बैठे, एक के बाएं बैठे हैं 2 व्यक्ति, क्योंकि 1 और 2, ए के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जो एफ है जी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ जी के बगल में नहीं आएगा, नहीं बैठा है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ
एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ आपका यहाँ नहीं आएगा, एफ आपका यहाँ नहीं आएगा, जी के बगल में नहीं आएगा। आगे कह रहा है एफ ई के दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है। एफ जो है ई के दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है। अगर मान लिया हमने एफ ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, अगर मान लिया हमने ई हमारा यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, तो एफ दाईं ओर बोल रहा है, तो एफ आपका कहाँ होगा, एफ होगा यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ एफ को मना कर दिया गया है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे स्थान बैठा है सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो सी है बी के दाईं ओर, सी बैठा है बी के दाईं ओर, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी बैठा है बी के बी के दाईं ओर, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए मान लिया सी बी के, मान लिया बी आपका यहाँ है, तो सी कहाँ बैठा हुआ, यहाँ दाईं ओर। आप कह रहे सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? अब बचा कौन आपका? देखिए ई हो गया, आपका, ए हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया और जी हो गया। अब आपको बचा डी, यहाँ बैठेगा आपका डी। तो आपसे कह रहा है सिरे पर, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि बाएं सिरे पर पूछ रहा है आपसे। तो ये पंक्ति का बाएं सिरा है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाईं ओर मुड़ी, 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, यानी कि आपको जब भी मुड़ना है तो 90 डिग्री से ही मुड़ना है। तो देखिए आपको पता होगा आपका होता है ऊपर उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व और इस साइड होता है आपका पश्चिम। तो आपसे कह रहा है शीला, और सूरज किधर से निकलता है? सूरज निकलता है आपका हमेशा देखना पूरब से, सूरज आपका निकलता है पूरब साइड से। तो आपसे कह रहा है शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। तो मतलब शीला आपकी यहाँ खड़ी है, शीला आपकी जगह खड़ी है, तो इसका मुंह किधर है? सूर्य की ओर है। सूर्य किस दिशा है? पूरब दिशा पर। तो आपसे कह रहा है मुँह करके खड़ी थी, उसने प्रातः सूर्य की ओर चलना शुरू किया। वह सूर्य की ओर चली, यहाँ खड़ी थी और यहाँ से चली सूर्य की ओर, सूर्य चलना शुरू किया और फिर अपने दाईं ओर मुड़ी, यानी कि फिर मुड़ी वो अपने दाईं ओर किस होगा? इस तरफ मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली, यानी कि दाईं ओर मुड़ी और फिर कुछ मिनट चली और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर मुड़ी वह अपने बाईं ओर और 3 मीटर चलकर रुक गई, यानी कि 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? देखिए शीला का मुख पहले ही, शीला का जो मुख था पहले ही पूर्व दिशा में था और अब भी शीला का मुख इस दिशा में है। तो कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में ही है, अभी पूर्व दिशा में है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्व दिशा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस यहाँ पर कथन दिए गए, कथन दिया आपसे कह रहा है परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। यानी कि जो बस के कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल कर दी, उससे जो कर्मचारी हैं मतलब काम करने वाले वर्कर हैं वो सही समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच सके। और देखिए जब भी आप कथन दिए गए, कथन में जो भी लिखा जाए आप उसी को सच मानिए और कथन के बाहर आपको कुछ भी सच नहीं मानना है। तो आपसे देखिए कथन पर धारणा दी गई, धारणा फर्स्ट दी गई, आपसे कह रहा है नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। जब बस वालों ने हड़ताल कर दी थी तो
नागरिकों को मेट्रो की सेवा करनी चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो कथन में देखें तो कथन में आपको मेट्रो की कहीं बात नहीं गई, करी नहीं गई है। जब कथन में मेट्रो की बात नहीं करी गई तो हम जो धारणा फर्स्ट है हमारी, तो हम उसे काट देंगे, क्योंकि हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा धारणा फर्स्ट नहीं होगी। धारणा सेकंड में कह रहा है, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है। और यह कथन में ये कह भी रहा है कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारी तो था हमारा आंसर निकलेगा, वो निकलेगा सेकंड सही। इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।